दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के मजदूर राज में महिलाओं ने क्या पाया। यह 5 जनवरी 2024 दुर्गा भाभी महिला मोर्चा का पहला सम्मेलन की तैयारी कमेटी द्वारा प्रस्तुत है कि मजदूर राज में महिलाओं ने क्या पाया। पहला, सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार। दुनिया भर में सोवियत संघ वह पहला देश था जहां सभी महिलाओं को हर तरह के राजनीतिक और नागरिक अधिकार दिया गया। उनकी संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित की गई। नवंबर 1917 में समाजवादी क्रांति संपन्न होने के तुरंत बाद जिन कामों को मजदूर राज ने सबसे पहले अपने हाथ में लिया वह यह सुनिश्चित करना था कि देश की कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक अथवा नागरिक अधिकार से महरूम न रहे। महिलाओं को वोट देने, चुनाव लड़ने, तलाक लेने, गर्भपात कराने का अधिकार 1917 में क्रांति के तुरंत बाद ही सुनिश्चित किए गए। जुलाई 1918 में जारी पहले संविधान में ही यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि ये अधिकार संविधान के तहत मिले, जिससे आदेश की अवहेलना करने वालों, नानुकुर करने वालों को सीधा किया जा सके। दूसरा, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। नवंबर 1917 में वजूद में आने के तुरंत बाद सभी महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाला सोवियत संघ दुनिया का पहला देश बना। खुद को जनवाद के ठेकेदार समझकर दुनिया भर में डेमोक्रेसी लाने के नाम पर गोले बरसाकर तबाही मचाने वाले इंग्लैंड और अमेरिका में सभी महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार सोवियत संघ से बहुत बाद में क्रमशः सन 1933 तथा 1920 में मिला। वह अधिकार भी कागजी तौर पर था, क्योंकि आर्थिक बराबरी न हो तो कोई भी अधिकार सरकारी फाइलों में ही कायम रहता है, उसी में पड़ा रह जाता है। असल में यह अमल नहीं हो पाता, इसलिए आर्थिक बराबरी के बिना ये अधिकार बेकार चले जाते हैं। 1918 संविधान की पहली धारा के दूसरे अध्याय में ऐलान किया गया कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के खात्मे के मूल सिद्धांत के मद्देनज़र मनुष्यों में किसी भी प्रकार के विभाजन और भेदभाव को समाप्त किया जाता है, जिससे शोषकों को कुचलते हुए समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित की जा सके। तीसरा, अपने शरीर पर अपना अधिकार। गर्भपात कराने का अधिकार सोवियत संघ की महिलाओं ने 1918 के संविधान में ही पा लिया था, जिसकी लफाजी अमेरिका में आज भी हर चुनाव से पहले होती रहती है। महिलाओं के शरीर पर उनका और सिर्फ उनका अधिकार है। किसी भी पुरुष को उन्हें इस बाबत लेक्चर झाड़ने, उपदेश देने, ज्ञान बांटने का कोई अधिकार नहीं। इस सच्चाई को भाषणों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी लाने का सोवियत संघ दुनिया का पहला देश बना। यह अधिकार भी बाकायदा कानून बना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था। मजदूर राज्य में जुमलेबाजी और जुमलेबाजियों के लिए कोई जगह नहीं होती। चौथा, पति द्वारा बलात्कार से भी आज़ादी। सोवियत संघ ने 1922 में वैवाहिक बलात्कार से आज़ादी दिलाने का कानून बाकायदा पास किया। शादी हो गई मतलब पत्नी को जब चाहे कूटने की आज़ादी मिल गई। दारू पीकर जब चाहे पति के शरीर का भुर्ता बनाने की आज़ादी मिल गई। यह सोवियत संघ के मजदूर राज का दस्तूर नहीं था। आज भी अगर हमारे देश में वह कानून बन जाए और उस पर अमल हो तो मूछें ऐंठने वाले आधे से ज़्यादा मर्द जेल में होंगे।
क्योंकि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को सिखाया जाता है कि शादी के बाद तुम्हारा पति साधारण पति नहीं बल्कि पति परमेश्वर है, वह जो करे सहते जाओ, वही तुम्हारा धर्म है। मनुस्मृति नाम के घृणित दस्तावेज का गुणगान करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। इससे शर्मनाक हकीकत और क्या होगी। मनुस्मृति पर चर्चा करने वाले 13 छात्र बीएचयू में अभी हाल में 25 दिसंबर 2024 को जेल भेज दिए गए बीएचयू के छात्र छात्राएं। यह इसका एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। पांचवा, चौके चूल्हे से आज़ादी। समूचे सोवियत संघ में बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी सामूहिक रसोइयाँ बनाई गई, जिनसे स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के श्रम करते थे। वहाँ लगभग मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता था। महिलाओं का काम पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, घर की चारदीवारी के अंदर दिन भर रसोई में कैद रहना और सजा याफ्ता की तरह दिन भर कपड़े लत्ते धोते रहना। यह विद्या सिखाने वाला कोई भी दस्तावेज या दस्तूर असलियत में महिलाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इस घृणित जंजाल को तोड़कर चकनाचूर करने वाला सोवियत संघ पहला देश बना। छठा, प्रसव अवकाश अर्थात प्रसव काल की शारीरिक कमजोरी से आज़ादी। कुदरत ने महिला शरीर को एक ऐसा नेमत बख्शा है कि वह नए इंसान को जन्म दे सकती है। प्रसव के दौरान कई महीने तक महिला शरीर सामान्य कामकाज करने लायक स्थिति में नहीं होती। महिला शरीर की इस विलक्षण नेमत को वर्ग विभाजित समाज ने अपनी शारीरिक कमजोरी की तरह इस्तेमाल कर उसे गुलाम बनाने के औजार की तरह इस्तेमाल किया है। सोवियत संघ को यह गौरव हासिल है कि उसने महिलाओं के शरीर की प्रसव काल की श्रम सीमाओं को सामाजिक जिम्मेदारी माना और प्रसव काल में कम से कम 6 महीने की पूरे वेतन भत्ते और अतिरिक्त मदद के साथ प्रसवकालीन अवकाश का प्रावधान किया। यह अवकाश 6 महीने से बढ़कर 1 साल था या उससे भी अधिक हो सकता था। 7वां, क्रेच तथा किंडरगार्टन अर्थात बच्चे पालने की से आज़ादी। किसी भी बहाने महिलाओं को घरों में कैद कर कार्य क्षेत्र से दूर रखने के मंसूबे को सोवियत संघ ने ढूंढ ढूंढ कर मिटाया था। इस मुकद्दस काम को दूसरे सभी कामों से ऊपर रखा गया था। साल भर तक प्रसव, जच्चा बच्चा काल, उसके बाद भी बच्चों का लालन पालन अगर सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी ठहरा दी जाए तो फिर उन्हें काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर रखा जा सकता है और फिर उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहने को मजबूर किया जा सकता है और फिर उनकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाया जा सकता है। उनके शरीर को उपभोग की वस्तु बनाया जा सकता है। सोवियत संघ का कम्युनिस्ट शासन पितृसत्ता कायम रखने के इस घिनौने षड्यंत्र को समझता था, इसलिए इस मर्दवादी सोच पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। कार्य क्षेत्र पर शिशुओं को संभालने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्रैच खोले गए, जहां बिना किसी लिंग भेद के श्रमिकों की नियुक्ति होती थी। महिलाओं को जब वे चाहें अपना काम रोककर शिशु को स्तनपान कराने की सुविधा होती थी। नवजात जब शिशु से बड़े हो जाते थे तब क्रेच के साथ उनके किंडरगार्टन स्कूल भी पर्याप्त तादाद में खोले गए। न सिर्फ खोले गए बल्कि ये सब पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए, चूँकि शिक्षा और स्वास्थ्य समाजवादी व्यवस्था में शासन की जिम्मेदारी होती है, पूंजीवादी मुल्कों की तरह नहीं जहां शिक्षा और सुविधाएं सरकारी होने पर गायब हो जाती हैं। सभी सुविधाएं मुट्ठी भर अमीरों के लिए ही होती है, क्योंकि ये सब व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मुनाफा कूटने के साधन हैं। यहाँ तो जिसकी जेब जितनी भारी होगी वह उतनी ही बेहतर सुविधाएं पाता है। 8वां, महिला सम्मान और बराबरी प्रस्थापित करने वाली अनेक योजनाएं। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य क्षेत्र और कार्य पद्धति में अनेक सुधारों और सवेतन छुट्टियां आदि के प्रावधान किए गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं
घर की चार दीवारियों से मुक्त होकर सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। निवास से शुरू करके कार्यक्षेत्र और राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे की सभी कमेटियों में महिला भागीदारी बढ़ाने के अनेक योजनाबद्ध प्रयास हुए, जिनका बहुत सुखद परिणाम हुआ। 9, स्वैच्छिक तलाक अर्थात घुटन भरी वैवाहिक बेड़ियों से आज़ादी। तलाक की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया, जिससे घुटन भरे वैवाहिक जीवन को मृत्यु पर्यंत ढोना न पड़े। ऐसा नहीं कि सोवियत संघ के कम्युनिस्ट शासन ने तलाक को बढ़ावा दिया, लेकिन महिलाओं के मान मर्यादा और स्वाभिमान की कीमत पर शादी के बोझ को जीवन भर ढोते रहने से जरूर मुक्ति हो गई। पूंजीवादी समाज में पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और उन्हें जाने कितने अपमान और दमन और अन्याय सहने को मजबूर करती है। महिला विरोधी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं भी उन्हें अन्याय सहते जाने और सहते सहते मर जाने को बढ़ावा देने वाली है। दकियानुसी पितृसत्ता की जड़ें मजबूत करने वाला ये वैचारिक सांस्कृतिक कचरा वर्चस्वकारी मर्दों ने सदियों से सजोकर संभाल कर रखा हुआ है, जिससे स्त्रियों द्वारा संभावित विद्रोह को कुचला जा सके और महिलाओं को घुटन भरे वैवाहिक जीवन से मुक्त होने के सभी रास्तों को बंद किया जा सके। फिर भी उसी घृणित मनुस्मृति की तस्वीर सामने आ जाती है, जिसने पति की मृत्यु होने पर महिला को जबरदस्ती उसकी जलती चिता में ढकेल जाने और महिलाओं पर होने वाले इस नृशंस अवर्णनीय बर्बरता को हमारी महान संस्कृति बताकर प्रस्तुत किया। मनुस्मृति की असलियत अगर महिलाएं समझ जाएं तो इस घृणित दस्तावेज को डॉक्टर अंबेडकर की तरह फूंक डालने से उन्हें रोका नहीं जा सकेगा। सोवियत संघ की मजदूर सरकार ने समाज से स्त्री विरोधी विचारों और प्रथाओं, संस्थानों, तौर तरीकों को खुरच कर मिटा डाला था। 10वां, सोवियत समाज में महिलाओं की स्थिति। 1917 की महान बोल्शेविक क्रांति से पहले रूस में पिछड़ी खेती आधारित पितृसत्तात्मक समाज का बहुत ही भयानक स्वरूप मौजूद था। महिलाएं अपने पति द्वारा पीटे जाने की शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ जार शासन का कानून उसे अपराध ही नहीं मानता था। वहाँ यह कहावत प्रचलित थी कि पति को अपनी पत्नी को पीटने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को शिक्षा से भी दूर रखा जाता था। समाज की लगभग 15% महिलाएं ही शिक्षित थीं। पहले विश्व युद्ध के बाद 1914 से इन्हें कारखाने में काम करने की आज़ादी मिली, अवसर मिले, लेकिन उसके बाद घर में भी सारा काम उन्हें ही करना होता था। उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था। वोटिंग का अधिकार भी धनी महिलाओं को ही हासिल था। 1917 की समाजवादी क्रांति से पहले ही बोल्शेविक पार्टी ने सचेत रूप से महिलाओं को क्रांतिकारी राजनीति से जोड़ा। सूत कामगार सोवियत में जब पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में चुनी गईं तो लेनिन बहुत खुश हुए थे। 1917 में हुई बोल्शेविक पार्टी की छठी कांग्रेस में 3 महिलाएं कोलंताई, अस्तासोवा और याकोवलेवा केंद्रीय कमेटी में चुनी गई थीं। क्रांति की कामयाबी के बाद मजदूर सरकार ने सबसे पहले यह आदेश जारी किया कि महिलाओं से संबंधित कोई भी पाबंदी लादने, कोई भी नियम कानून बनाने का हक किसी भी चर्च को नहीं रहेगा। महिलाओं को गुलाम बनाने में धर्म बहुत अहम भूमिका निभाते आए हैं। भले ही किसी भी रंग, डिजाइन या ब्रांड के क्यों ना हो, शादी का पंजीकरण सरल बनाया गया। उसमें बस एक ही सवाल पूछा जाता था, क्या आप शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं? स्त्री पुरुष दोनों का उत्तर हाँ में आते ही शादी मुकम्मल हुई मान ली जाती थी। किसी को भी अपने नाम में कोई बदल करने की ज़रूरत नहीं थी। 1926 में ही शादी रजिस्ट्रेशन का कार्यालय ही बंद कर दिया गया था। अवैध संतान के विचार को भी मिटा डाला गया था। समाज में पैदा होने वाला हर बच्चा वैध था और
वह सभी अधिकारों और प्यार दुलार का हकदार है। पूंजीवादी दुनिया में यह झूठ पढ़ाया जाता है कि दुनिया की पहली महिला मंत्री डेनमार्क की नीना बेंक थी, जो 1924 में मंत्री बनी थी। पहली महिला मंत्री दरअसल अलेक्सांद्रा कोलंताई थीं, जो 1917 में वजूद में आई बोल्शेविक सरकार में समाज कल्याण मंत्री यानी कमिश्नर थीं। नवंबर क्रांति के कामयाबी के बाद 1918 में सबसे पहले पारित कानूनों में एक था महिलाओं के बारे में जार शासन द्वारा पारित सभी कानून निरस्त किए जाते हैं, और 1922 में समलिंगी संबंध बनाने और समान सेक्स विवाहों को भी अपराध के दायरे से मुक्त कर दिया गया। सेक्स दो व्यक्तियों का निजी मामला है, उसमें सरकार, समाज या चर्च का कोई लेना देना नहीं। 7 नवंबर 1917 में सत्ता हासिल करने के महज 4 दिन बाद बोल्शेविक सरकार ने आदेश जारी किया कि कार्य दिवस किसी भी परिस्थिति में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू कार्य भी 8 घंटे के कार्य दिवस की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। 1919 में सोवियत सरकार द्वारा पारित एक कानून पढ़ना कितना आनंददायक है। हम महिलाओं की बराबरी और औपचारिक बातों से संतुष्ट नहीं हैं। पार्टी ने फैसला लिया है कि महिलाओं को घरेलू कामकाज के वास्तविक मुक्ति दिलाने के लिए समाज की ज़रूरत के अनुसार हाउस कम्यून, बड़े बड़े सामूहिक रसोई घर, भोजन गृह, कपड़े धोने के केंद्रीय स्थल, कम्युनिटी लॉन्ड्री और क्रेच आदि शुरू किए जाएंगे। पूंजीवादी देशों में मिर्गी के मरीज की तरह बेखुदी में मार्क्सवाद, लेनिनवाद फेल हो गया, समाजवाद फेल हो गया। बड़बड़ाने वाले ऐसे कानून पास करके क्या आज दिखा सकते हैं? सोवियत संघ ने घरेलू कहे जाने वाले कार्यों, जिन्हें महिलाओं के मत्थे मर दिया गया था, का भी समाजीकरण किया। घरेलू काम में पुरुषों की भागीदारी ही नहीं, बल्कि घरेलू काम को धीरे धीरे समाप्त ही कर डाला गया था। इसे सामाजिक सामूहिक कार्य बना डाला गया। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के कुल 8 लाख महिलाओं ने हिस्सेदारी की थी। वे निडर सैनिक थीं और उनकी ऐसी धाक थी कि नाजी फौजें सोवियत महिला निशानेबाजों और महिला पायलटों के सामने कांपती थीं। सोवियत संघ 100% शिक्षा और 100% रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका था। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रबंधन में महिलाओं का प्रभुत्व और बहुमत था। कृषि, फार्म हो या उद्योग, हर तरफ महिलाएं छाई हुई थी। अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां महिलाएं किसी भी तरह से पुरुष से पीछे रही हों। वैश्यावृत्ति का नामो निशान मिटा दिया गया था। जहां उत्पादन सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार हो, वहां महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है।